हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीए कंसल्ट लर्निंग क्लासेस। सो आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 4 ऑफ द इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्सी कोड 2016। सो लेट्स बिगिन। देखिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 किस चीज़ के बारे में बात करता है? हमने देखा था जो हमारा सीआईआरपी प्रोसेस है वो विद इन द 180 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं कि हमारा 180 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं हो पा रहा वो प्रोसेस। तो सेक्शन 12 हमको बताता है कि अगर आपका 180 डेज में कंप्लीट नहीं हो सकता तो आपकी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो 90 डेज का एक्सटेंशन भी आपको दे सकती है। वो 90 डेज का एक्सटेंशन कब मिल सकता है? जब हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में 66% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स इस चीज़ के फेवर में है कि हमको 90 डेज का टाइम और मिलना चाहिए। तो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो इस एक्सटेंशन को प्रोवाइड कर देगी। देखिए, इसमें प्रोसेस में होगा क्या? सबसे पहले रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मोर देन या इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट्स वाले जो क्रेडिटर्स हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद जो ये एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है वो जाएगी हमें एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। देन एजुकेटिंग अथॉरिटी अगर वो सेटिस्फाई होगा कि एक्सटेंशन मिलना चाहिए तो वो 90 डेज का एक्सटेंशन देगा। इस हिसाब से जो हमारा सीआईआरपी का प्रोसेस है वो 270 डेज का हो जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 270 डेज का होता तो है, लेकिन कई बार एक कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाते हैं जैसे कि हमारे 2020 में आया कोरोना वायरस कोविड-19, जो कि एक ग्लोबल पेंडेमिक था। उस दौरान क्या हुआ, हमारी जो आईबीसी कोड था उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो होल्ड पे चली गई थी। तो इस हिसाब से अगर वो कोविड हमारा 1 ईयर तक चला था, लगभग 1.5 साल तक वो कोविड चला हमारा। तो जब हमारी आईबीसी की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो गई थी तो ऐसे प्रोविजन ऐसी सिचुएशन को भी हमारे आईबीसी कोड में कवर किया है। जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी और हमारा आईबीसी कोड होल्ड पर चला वो आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो होल्ड पे चली जाएंगी, तो अब ऐसे केस में जो हमारा आईबीसी है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 330 डेज, जो सीआईआरपी है वो विद इन ए पीरियड 330 डेज कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपका 180 डेज में हमारा नॉर्मली सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी है अगर हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर मोर देन 60% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स अप्रूव कर देते हैं तो 90 डेज का आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारी आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो होल्ड पे लग गई हैं, तो उस केस में जो आपका सीआईआरपी प्रोसेस है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 330 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो आपका 330 डेज है वो आपकी एक एक्सटर्नल लिमिट है। फिर मैं आपको बताता हूँ जो आपका सेक्शन नंबर 21 है। सेक्शन नंबर 21 हमारी जो बात कर रहा था कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, वो बता रहा था हमको कि आपकी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसकी जो जितने भी डिसीजंस है वो मोर देन या इक्वल टू 51% ऑफ द वोटिंग राइट वाले जो क्रेडिटर्स हैं अगर वो उसके फेवर में वोट करते हैं तो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इधर उसमें एक चीज लिखी हुई थी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी आईबीसी कोड ने स्पेसिफाई नहीं किया तब हम उस चीज को कंसीडर करेंगे कि मोर देन 51% ऑफ द वोटिंग राइट पे आपका कोई भी डिसीजन पास हो जाएगा। लेकिन जैसे कि कई बार सेक्शन में अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ, उन्होंने सेक्शन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि आपको 66% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स का ही अप्रूवल चाहिए। जैसे हमने अभी देखा सेक्शन नंबर 12 में जो कि अभी है, अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में मोर देन 66% वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनका आपको अप्रूवल चाहिएगा। ऐसे ही हमने बात करी थी अगर आपको आईआरपी है उसको रिप्लेस करके दूसरा आरपी लाना है, जो वो पुराना आईआरपी है उसको रिप्लेस करके दूसरा आरपी लाना है तो अब उसमें लगेगा अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी एज आरपी। अगर आपको जो पुराना आईआरपी है उसी को ही आरपी अपॉइंट करना है तब भी आपको 66% की जो मेजोरिटी है वो लगेगी। और फिर एक केस और हो सकता है, हमारा जो आरपी कंटिन्यू कर रहा है सीआईआरपी प्रोसेस को, उस आरपी को हम हटा के दूसरा आरपी अपॉइंट करें। याद रखना मैं इसमें आईआरपी की बात नहीं कर रहा, इसमें बात कर रहा हूँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, जो हमारे सीआईआरपी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है उसको हटा के ही हम दूसरा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लाना चाहते हैं, तब भी हमको 66% ऑफ द मेजोरिटी चाहिएगी। फिर अब हम बात करते हैं अपना सेक्शन नंबर 12A। सेक्शन 12A किसकी बात करता है हमारा? सेक्शन 12A हमारा बात कर रहा है, देखिए, जब भी हमने एप्लीकेशन फाइल करी अंडर सेक्शन 7, 9, 10 में टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी को, एजुकेटिंग अथॉरिटी को हमने एप्लीकेशन फाइल करी। अब कई बार सरकमस्टेंसेस क्या हो जाते हैं कि एसबीआई के लोन का डिफॉल्ट जेट एयरवेज ने कर तो दिया। अब एसबीआई ने जेट एयरवेज के अगेंस्ट एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया एजुकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन एसबीआई अब अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहती है। कि वो चाहती है कि
जो हमारा सीआईआरपी का प्रोसेस है वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मतलब एक तरीके से वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहती है। तो फिर क्या ऐसा संभव है? यस इट इज़, ये बिल्कुल ही पॉसिबल है कि आपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी के लिए अगर फाइल करी हुई है तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलो इससे पहले मैं आपको एक बार अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी समरी बता देता हूँ। जेट एयरवेज था अपना, जेट एयरवेज ने एसबीआई से लोन लिया, उसने उस लोन का डिफॉल्ट किया, एसबीआई रोते रोते गई एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज अपना इंसॉल्वेंसी कमेंस में अपना आईआरपी प्रोसेस है वो शुरुआत कर दी उसकी। उस डेट को हम कहते हैं, जिस दिन हमारा सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन होता है उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और जिस दिन हमारी एसबीआई एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाती है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन डेट। 14 दिन के अंदर हमारा सीआईआरपी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया, उस दिन को हम कहेंगे जिस दिन भी हमारा अप्रूवल मिला इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। उस दिन आपको मैंने बताया था कि अंडर सेक्शन 14 मोरेटोरियम भी अप्लाई हो जाता है, जिसमें कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट वगैरह फाइल नहीं हो सकता, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई भी क्लेम नहीं हो सकता, इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं हो सकता, कोई भी उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता उसकी प्रॉपर्टीज पर। बट याद रखना हमेशा एसेंशियल गुड्स की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी और कोई भी लाइसेंस वगैरह है वो भी उसकी भी उसको ग्रांट वगैरह कंटिन्यू रहेंगे। और जिस दिन भी हमारी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी उसी दिन हमारा आईआरपी अपॉइंट होगा। फिर विद इन जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होगा 3 दिनों के अंदर अंदर वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर क्लेम्स मंगवाएगा, क्लेम्स मंगाने के बाद 7 दिन के अंदर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना देगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना देगा तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो फर्स्ट मीटिंग होगी विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज कमिटी ऑफ क्रेडिटर को अपनी फर्स्ट मीटिंग रखनी पड़ेगी। फर्स्ट मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे मोर देन 60%, मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट वाले कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे वेदर जो हमारा आईआरपी है ओल्ड आईआरपी वो आरपी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वो ओल्ड आईआरपी अगर एज अ आरपी अपॉइंट होगा और एज अ आरपी अपॉइंट नहीं होता है, दो केसेस बनते हैं। अगर हमारा जो ओल्ड आईआरपी है वो आरपी अपॉइंट नहीं होता है देन जो हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो प्रपोज्ड आरपी का नाम बताएगा, और जो आरपी का नाम उसने सजेस्ट किया तो फिर जो हमारा वो है एजुकेटिंग अथॉरिटी उस नाम को हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास ले जाएगा। वो विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज वो वेरीफाई करके बताएगा कि जो ये प्रपोज आईपी का नाम है उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं है। फिर वो जो नया आरपी उन्होंने प्रपोज किया वो अपॉइंट हो जाएगा। अब जो सीआईआरपी प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा नया आरपी इधर से। अब एक एक्सटर्नल लिमिट जो अप्लाई होती है वो एक्सटर्नल लिमिट ये होती है कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज होनी चाहिए ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से। जिस दिन सीआईआरपी का प्रोसेस बिगिन हुआ है उस दिन से विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज आपकी सीओसी की फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। अब देखिए बात चल रही थी कि क्या एप्लीकेशन विड्रॉ की जा सकती है, क्या एसबीआई पीछे हट सकता है सीआईआरपी प्रोसेस में एप्लीकेशन फाइल करने से? अब देखो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल पीछे हट सकता है। अब देखिए क्या होता है सॉरी, देखिए क्या होता है, इधर एप्लीकेशन फाइल हुई, इधर हमारे एसबीआई ने एप्लीकेशन फाइल करी अपनी एजुकेटिंग अथॉरिटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने विद इन ए पीरियड ऑफ 14 दिन वो लेगी, या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अब जो हमारा एसबीआई है अब जो हमारा एसबीआई है वो जो एसबीआई है वो इस पीरियड के दौरान भी अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है। कौन सी पीरियड के दौरान? जब तक कि उसने एप्लीकेशन दी है एजुकेटिंग अथॉरिटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन का टाइम लेती है, उन 14 दिनों के अंदर ही वो एसबीआई अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। जब वो इन 14 दिनों के अंदर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करेगा तो फिर जो हमारा एसबीआई है केवल उसको जो एप्लीकेशन रिजेक्शन की एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी आपको, केवल उसको जो हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी है। कहने का मतलब ये है आपने एप्लीकेशन फाइल किया एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर अंदर या तो उसको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। अब उस पीरियड के दौरान जब एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास टाइम है तब एसबीआई आके उससे अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकती है। अब क्या हुआ, जैसे ही उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई 10 दिनों के अंदर अंदर आईआरपी अपॉइंट हो गया। आईआरपी अपॉइंट हुआ, आईआरपी अपॉइंट होने के बाद फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने के बाद हमारा जो सीआईआरपी प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। अब जो हमारा एसबीआई है वो इस पीरियड के दौरान भी अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। कब? ये पीरियड है हमारा, आईआरपी हमारा अपॉइंट होगा लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अभी तक हमारी बनी नहीं है। जब हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बनी होती लेकिन हमारा आईआरपी अपॉइंट हो जाता है तो हमारा जो हमारी एसबीआई है
जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन देगा सबसे पहले आईआरपी को एप्लीकेशन देगा, और फिर आईआरपी है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज वो एप्लीकेशन देगी एजुकेटिंग अथॉरिटी को। मतलब ये था, जब तक आईआरपी अपॉइंट नहीं हुआ तब तक तो एप्लीकेशन डायरेक्टली फाइल हो सकती थी एजुकेटिंग अथॉरिटी को। यहाँ पर मैं जो एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन की। जो एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन है, जब तक आईआरपी अपॉइंट नहीं हुआ तब आप डायरेक्टली एजुकेटिंग अथॉरिटी को फाइल कर सकते हो। लेकिन जब हमारा आईआरपी अपॉइंट हो जाता है तो फिर जो एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन है वो सबसे पहले आईआरपी को दी जाएगी। आईआरपी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके जाएगा। फिर अब देखो तीसरा केस कब बनता है, जब हमारी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बन चुकी है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हमारी बन चुकी है और उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मंगाया है। देखो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मैं आपको मतलब बताता हूँ। कमेटी ऑफ क्रेडिटर जब बन जाती है तब वो हमारे जो आईआरपी है उसको आरपी बनाती है या फिर नया आरपी लेके आती है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब आरपी होता है हमारा, आरपी का ही जो हमने ड्यूटीज पढ़ी थी उसमें बताया था कि आरपी है सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद हमने पढ़ा था एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है वो हर किसी को भी नहीं दिया जाता। इसलिए इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम केवल जो हमारे वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं उन्हीं को ही दिया जाता है। अब वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कैसे पता चले कौन है वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स? उनको जानने के लिए जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देता है जिसमें वो कहता है आओ अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दो। उस एडवर्टीजमेंट को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि आओ हमें बताओ कौन कौन इंटरेस्ट है हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए, बेसिकली रिजोल्यूशन प्लान कौन कौन देना चाहता है, उस चीज को बोलते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसी लेक्चर में अब मैं आपको अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए तीसरा केस क्या होता है कि हमारा कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन चुकी लेकिन जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मंगाया। तो उस केस में आपको अगर एसबीआई को अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन देगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को। कमेटी ऑफ क्रेडिटर मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ द वोटिंग राइट वाले जो क्रेडिटर्स हैं, अगर वो उस चीज को अप्रूव कर देते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज उनको अप्रूव करना है। अप्रूव अगर वो लोग अप्रूव कर देते हैं देन वो जो एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन है वो आईआरपी हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल कराएगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी को देगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज। यहाँ पे मैंने गलती से IRA लिख दिया है, यहाँ पे जो IRP या फिर RP एज द केस में भी RP ही होगा क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बन चुकी तो उसने RP अपॉइंट कर दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा फिर जो RP है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज देगा। फिर अब हम बात करते हैं देखो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की। यहाँ पर आपका IRA की जगह आप IRP/RP कर लेना। ये IRA गलती से लिख गया है। देखिए अब चौथा केस क्या होगा कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने इनवाइट कर लिया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट कर लिया, प्लस जो हमारा CIRP का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो इस केस में भी सेम एज इट इज होगा कि सबसे पहले जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो मोर देन और इक्वल टू 90% ऑफ द जो मेजोरिटी होगा अगर वो अप्रूव कर देती है विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज देन ओनली जो एप्लीकेशन है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी को देगा विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज। लेकिन जब ये वाली कंडीशन होगी हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर लिया है तो फिर हमको मोर डिटेल रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि SBI भैया तुम क्यों विड्रॉ कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के बावजूद भी। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ एक बार। देखिए हुआ क्या, SBI ने जेट एयरवेज के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर दिया एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, लेकिन अब SBI अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहती है। अब SBI जब अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहती है तो उसमें 4 केस बनते हैं। सबसे पहला कि जो एप्लीकेशन है वो अभी तक एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ही अप्रूव नहीं करी है। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं करी है तो SBI डायरेक्टली एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन फाइल कर सकती है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अपनी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी, प्लस में हमारा जो IRP है वो अपॉइंट हो गया लेकिन हमारी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बनी। जब हमारा IRP अपॉइंट हो जाता है तो फिर जो एप्लीकेशन है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास डायरेक्टली फाइल नहीं होगी। एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन SBI को फाइल करने के लिए सबसे पहले IRP के पास जाएगा। IRP विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज वो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी को देगा। तीसरा केस क्या बनता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हमारी बन गई लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो मंगवाया नहीं गया है अभी तक।
अब इस केस में सबसे पहले हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का 90% ऑफ द मेजॉरिटी का अप्रूवल लेंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। फिर जो एप्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन है वो जाएगी आपकी आईआरपी या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाएगी, वो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटी को वो फाइल करेगा। चौथा केस क्या बनेगा, हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने मंगा लिया, सीआईआरपी का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो इस केस में आपका जो एसबीआई है वो सबसे पहले वही काम करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेगा, 90% ऑफ द मेजॉरिटी का अप्रूवल लिया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। फिर जो एप्लीकेशन रिजेक्शन है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी को 3 दिन के अंदर, लेकिन इस केस में उसको मोर डिटेल रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो अपनी एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ कर रहा है। अब हम बात करते हैं, देखो एक अलग केस है, मैंने केस लिया है, आप इस केस में मेरे को जवाब देना। एसबीआई ने 1,10,00,000 रुपए का लोन दिया जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज उस लोन का डिफॉल्ट कर गया। अब एसबीआई चाहती है मैं इस लोन के डिफॉल्ट में एप्लीकेशन फाइल करूं एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। क्या एसबीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। अभी तक हम जो पढ़ते आए यही तो पढ़ते आए कि एसबीआई के लोन का जेट एयरवेज ने डिफॉल्ट किया, एसबीआई पहुंच गई उसके पास एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एनसीएलटी के पास, उसने उसके पास एप्लीकेशन फाइल कर दी, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन अब आप इसी चीज को इमेजिन करिए, एसबीआई की जगह अगर हमारे डिवेंचर होल्डर होते या फिर हमारे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते या फिर हमारे रियल एस्टेट के अलॉटीज होते हैं वो होते। रियल एस्टेट के अलॉटीज की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो रियल एस्टेट के अलॉटीज का मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक बिल्डर है, जैसे कि हमारे एबीसी बिल्डर है, एबीसी बिल्डर ने, जैसे कि हमारे एक्स वाई जेड बिल्डर एंड एक्स वाई जेड कंपनी है हमारी बिल्डर की, वो फ्लैट बनाकर देती है। तो मिस्टर ए ने एक्स वाई जेड से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी जब भी ये फ्लैट बन जाएंगे तो हम ये फ्लैट हमारा है, हम ले लेंगे इस फ्लैट को। मतलब एक तरीके से एडवांस बुकिंग होती है ना, मिस्टर ए ने एडवांस बुकिंग करी, मिस्टर बी ने एडवांस बुकिंग करी। अब केस ये बनता है कि जो इनको फ्लैट मिलना था मिस्टर ए और मिस्टर बी को, वो 10 मई 2024 तक मिलना था। लेकिन हुआ क्या, जो बिल्डर था वो विद इन द टाइम लिमिट उनकी फ्लैट बना नहीं पाया। तो फिर ऐसे केस में जो हमारा बिल्डर होता है वो इनको मिस्टर ए और मिस्टर बी को इनके जो प्रिंसिपल अमाउंट पे है उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर बी और मिस्टर ए क्या ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे इस बिल्डर के लिए या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे? ये चीज हमारे आईबीसी कोड में क्लियरली क्लेरिफाई की गई है कि जब भी हमारा रियल एस्टेट अलॉटीज का एग्जांपल होगा तो हमारे जितने भी रियल एस्टेट अलॉटीज होंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही डीम्ड किए जाएंगे, डीम्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि इन्होंने जो उसको पैसा दिया, प्रिंसिपल अमाउंट दिया, अब बिल्डर उस पे उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर का ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए हम इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसीडर करेंगे। अब देखिए आप इमेजिन करिए, यहाँ पर तो हमारा एसबीआई था, अगर एसबीआई की जगह हमारे डिवेंचर होल्डर्स होते या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते या रियल एस्टेट अलॉटीज होते जो कि लाखों के नंबर में, लाखों की संख्या में होते हैं। अब इनके लोन का डिफॉल्ट कर दिया जेट एयरवेज ने। अब वो जेट एयरवेज के लोन का डिफॉल्ट करते ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर होल्डर मिस्टर राजा था, उसने 10 लाख के डिवेंचर खरीद रखे थे, अब इस 10 लाख के डिवेंचर का डिफॉल्ट कर दिया। अब ये मिस्टर राजा गया एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास केस फाइल करने अगेंस्ट द जेट एयरवेज। अब क्या ही केस फाइल कर सकता है? अब देखिए कर तो सकता है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अब जैसे मिस्टर राजा एक अकेला डिवेंचर होल्डर है और बाकी सा और भी तो डिवेंचर होल्डर है, जेट एयरवेज ने उन डिवेंचर होल्डर्स का डिफॉल्ट किया नहीं है। तो इस केस में खामखा कंपनी को इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे ले जाने हैं, तो सरासर कंपनी के साथ एक वो हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी कि एक डिवेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं करा इसलिए वो इंसॉल्वेंसी में कंपनी को ले गया, ये तो बहुत ही गलत है। इसलिए हमारे आईबीसी कोड ने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि डिवेंचर होल्डर का केस होगा जब, या फिर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का केस होगा जो कि पैसा लिमिट से ज्यादा है, या फिर हमारे रियल एस्टेट का अलॉटीज का केस होगा, तो उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे टू फाइल द एप्लीकेशन टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी वो स्पेसिफाई किया है, या तो 100 नंबर, वो 100 क्रेडिटर्स इन नंबर ऑफ द सेम क्लास होनी चाहिए, और द 10% ऑफ द टोटल क्रेडिटर ऑफ द सेम क्लास विच एवर इज लोअर। ये हमारा आईबीसी कोड ने क्लेरिफाई किया है कि जैसे डिवेंचर काफी सारे डिवेंचर होल्डर ने जेट एयरवेज को लोन दिया, फॉर एग्जांपल 4000 डिवेंचर होल्डर्स ने जेट एयरवेज को लोन दे रखा है। अब जो आईबीसी कोड ने क्लेरिफाई किया है, अगर जो हमारा जेट एयरवेज है या तो 100 का, जैसे इसमें लिखा है 100 क्रेडिटर्स का, या फिर 10% ऑफ द टोटल क्लास ऑफ क्रेडिटर, तो 10% क्या हुआ 400, इन दोनों का लोअर अमाउंट, यानी कि 100 डिवेंचर होल्डर का, अगर हमारा जेट एयरवेज 100 डिवेंचर होल्डर्स के लोन का डिफॉल्ट करता है तब ही ये सारे लोग एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। मतलब अकेला सिंगल डिवेंचर होल्डर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता, कम से कम 100 लोग होने जरूरी हैं। इसी पे एक केस लॉ है, जैसे मिस्टर राजा के लोन का डिफॉल्ट कर दिया,
अब बाकी और लोगों के डिवेंचर होल्डर्स का डिफॉल्ट नहीं किया है। अब केस लॉ ये बना कि मिस्टर राजा पहुंच गए एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, लेकिन अब क्योंकि मिस्टर राजा अकेले थे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, 100 लोग चाहिए थे उनको, तो फिर उन्होंने क्या किया, 99 और डिवेंचर होल्डर जिनके लोन का डिफॉल्ट है उसने जेट एयरवेज नहीं किया है, जिनके लोन का डिफॉल्ट जेट एयरवेज ने नहीं किया, उनको भी लेके पहुंच गए। अब भैया एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एनसीएलटी के पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या एनसीएलटी को केस फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 99 डिवेंचर होल्डर का तो डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी हमारे एफएक्यूज में क्लियरली क्लैरिफाई हुई है कि अगर जो मिस्टर राजा के लोन का डिफॉल्ट हुआ है, तो जो 99 अदर क्रेडिटर अदर डिवेंचर होल्डर्स हैं, अगर वो अपने ही कंसेंट से जाते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अगेंस्ट अगेंस्ट द एप्लीकेशन फाइल करने, तो फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी को उनकी एप्लीकेशन एडमिट करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर 99 डिवेंचर होल्डर्स का डिफॉल्ट नहीं भी किया है, तब भी एजुकेटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी है उसको अपना केस फाइल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 की। सेक्शन नंबर 29 किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये बात करता है हमारा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम की। अभी देखो जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का वो कॉन्सेप्ट आएगा था। देखो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जब हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर बना, उन्होंने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या किया, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह के, मतलब कंपनी की क्यूरिकल होती है ना, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी की, वो सारी लिखी जाएगी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में। अब जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेगा, भैया आओ हमको रिजोल्यूशन प्लान्स दो। अब सवाल उठता है कि क्या जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है हर किसी को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे देगा? नहीं, हर किसी को नहीं देगा, क्योंकि कंपनी की इसमें बहुत ही क्यूरिशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हमारा, क्या पता एयर इंडिया ही बन के आ जाए, कि जिससे कि वो अपने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंपनी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस ले सके, उसका मिसयूज कर ले। इसलिए इसकी भी एलिजिबिलिटी बताई गई है कि जो हमारा प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है वो कौन बनेगा, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। देखो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो हमारा देखेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया आपको कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा, भैया वो कौन कौन हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान दे सकता है। वो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा, आओ हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए, कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव करने के लिए हमको रिजोल्यूशन प्लान चाहिए, इसलिए आप हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन के आइए। तो फिर जो वो एडवर्टीजमेंट देता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देगा तो काफ़ी सारे लोग उसको रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की रिजोल्यूशन प्लान्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। तो फिर अब जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो उन लोगों में से उनकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, क्या ये लोग जैसे हमारा डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, कहीं भी 164 में डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, इंसॉल्वेंट तो नहीं है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ये बाकी ये एक पूरी अलग सा सेक्शन है जो जिसमें हम जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, वो आगे आएगा। पीआरए प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को जो भी हमारे एलिजिबल होंगे उनको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सेंड हो जाएगा, तो उनको हम भेज देंगे। जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भैया जो हमारा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो भी हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में डिस्क्लोज करी है वो तुम किसी से भी शेयर नहीं करोगे, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पीआरए से। फिर अब हम बात करते हैं सॉरी, सेक्शन नंबर 30 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 30 क्या बात करता है हमसे? देखिए सेक्शन 30 क्या बात करता है। सेक्शन 30 बात करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जो हमारा आईआरपी था उसको आरपी बनाया। आरपी बनाने के बाद आरपी ने इनवाइट किया, हमारा आरपी इनवाइट करता है उसको प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, आफ्टर गिविंग द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, वो एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने की एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा। रिजोल्यूशन प्लान मतलब वो उसने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने हमारे रिजोल्यूशन प्लान बना के भेजे। अब फिर क्या करेगा, रिजोल्यूशन प्लान जब भी आए
हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी के पास जितने भी रिजोल्यूशन प्लान आते हैं तो वो सबसे पहले उनमें चेक करता है कम्यूलो टेस्ट परफॉर्म करेगा। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था कि आरपी के पास जितने भी रिजोल्यूशन प्लान आएंगे वो सबका कम्यूलो टेस्ट चेक करेगा। कम्यूलो टेस्ट का मतलब होता है सी फॉर सीआईआरपी की कॉस्ट, वो चेक करेगा कि जो उन्होंने रिजोल्यूशन प्लान बना के भेजा है उसमें प्रॉपर प्रोविजन बना रखे हैं जिससे कि हमें सीआईआरपी की कॉस्ट कवर हो जाए। ओ फॉर ऑपरेशन देखेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ओ का मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के फेवर में है ना, जो रिजोल्यूशन प्लान बनाया है वो ऑपरेशन क्रेडिटर के फेवर में है ना। मतलब क्या है इसका, जैसे कि लिक्विडेशन होगा फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिक्विडेशन होता है तो फिर हमारे ऑपरेशन क्रेडिटर्स को, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो 400 करोड़ रुपए ऑपरेशन क्रेडिटर्स को मिलते। तो अगर जो हमारा रिजोल्यूशन प्लान होगा, रिजोल्यूशन प्लान में जैसे कंपनी रिवाइव होगी तो ऑपरेशन क्रेडिटर्स को 400 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए। अगर रिजोल्यूशन प्लान्स में ये बात कही गई है कि हम तो ऑपरेशन क्रेडिटर्स को 300 करोड़ रुपए देंगे, तो फिर जो ये रिजोल्यूशन प्लान है वो ऑपरेशन क्रेडिटर्स के लिए फेवर में नहीं है, उनके फेवरेबल नहीं है। अब देखो ये पॉइंट डाला क्यों, लॉ मेकर्स भी बहुत चालाक थे क्योंकि उन्होंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बैठाया है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या चाहेंगे कि उन्हीं का ही फायदा हो, उन्हें ऑपरेशन क्रेडिटर से कोई मतलब थोड़ी है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन क्रेडिटर्स के लिए एक पॉइंट डाला कि आपको रिजोल्यूशन प्लान जो भी एक्सेप्ट करोगे वो ऑपरेशन क्रेडिटर्स के फेवर में होना चाहिए। एम फॉर मैनेजमेंट की बात हुई है। अब जैसे कि हमने बात करा था कि सीआईआरपी प्रोसेस कंटिन्यू होता था, तो फिर सीआईआरपी प्रोसेस जब कंटिन्यू होता है तो फिर मैनेजमेंट वगैरह सस्पेंड होते हैं। हमने बात करी थी कि जो हमारा आईआरपी होता है वो कहता है कि भाई गड्डी तेरा भाई चलाएगा, मैनेजमेंट वगैरह को वो सबको सस्पेंड कर देता है, जो कि बोर्ड वगैरह पार्टनर वगैरह होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब जो हमारा रिजोल्यूशन प्लान है उसमें उनका प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए कि कौन से मैनेजमेंट, कौन सा जो ऑफिशियल है उनको रीअपॉइंट किया जाएगा, कौन कौन से नए अपॉइंट होंगे, जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं। आई चेक करेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन, क्या जो उन्होंने रिजोल्यूशन प्लान है वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो देखेगा कि रिजोल्यूशन प्लान एल फॉर लॉ कंप्लाइंस, जो रिजोल्यूशन प्लान जो हमारे पीआरएस ने या फिर आरपी ने, आरए ने दिया है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने दिया है, वो लॉ वगैरह की कंप्लाइंसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है पूरी। फिर अदर रिक्वायरमेंट, कोई भी अदर रिक्वायरमेंट होगी तो वो चेक करेगा हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। वंस जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो हमारा कुमुलेटिव टेस्ट परफॉर्म कर देगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा रिजोल्यूशन प्लान से, देन वो जो रिजोल्यूशन प्लान है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को भेज देगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट से या तो उस रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर देंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट किस ग्राउंड पे करेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे रिजोल्यूशन प्लान क्या फीजेबल एंड वायबल है या नहीं है, या और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर, वो सही है या नहीं है। और फिर अदर रिक्वायरमेंट जो भी होंगी वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर चेक करेगा। अगर वो इन सबसे सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर देगा। वंस जो हमारा रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर उस रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर देगी, देन जो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो उस प्लान को अब एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सबसे पहले हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने वो एक्सेप्ट किया, फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने वो एक्सेप्ट किया, फिर आपके बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी पे फाइनल डिसीजन है वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अब वो किस ग्राउंड पे एक्सेप्ट करेगी, वो करेगी उसमें सबसे पहले देखेगी क्या कम्यूलो टेस्ट जो परफॉर्म हुआ है वो सही परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब वो सारी चीजें दोबारा से चेक करेगी एजुकेटिंग अथॉरिटी की, सीआईआरपी की कॉस्ट का प्रॉपर प्रोविजन है, ऑपरेशन क्रेडिटर्स के फेवर में सारे डिसीजन है, मैनेजमेंट जो सस्पेंड हुआ उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन है, इंप्लीमेंटेशन सुपरविजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लॉ कंप्लायंस देखेगी वो। और फिर दूसरा एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या देखेगी, वो देखेगी कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, क्या जो रिजोल्यूशन प्लान है उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वो पेपर पे ही अच्छा लग रहा है हमको, ऑन एग्जीक्यूशन में जब आएंगे जब वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, मतलब जो ऑन पेपर है वो क्या वो रियलिटी में भी हो सकता है। वो सारी चीजें हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी चेक करेगी, इनके बिहाफ पे वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमारा जो मॉरिटोनियम अंडर सेक्शन 14 है वो एंड हो जाएगा, और जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बोर्ड को सबमिट कर देगा, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट कर देगा, क्योंकि हमारा रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो गया, मॉरिटोनियम हमारा खत्म हो गया, सीआईआरपी प्रोसेस हमारा इधर खत्म हो जाता है क्योंकि अब हमारा रिजोल्यूशन प्लान बन चुका है। इसलिए जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे आईबीबीआई को सबमिट कर देगा। अब देखो कम्यूलो टेस्ट की हमने बात करी थी, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कम्यूलो टेस्ट परफॉर्म करेगा, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो देखेगी कि जो हमारा रिजोल्यूशन प्लान है फीजेबल वायबल है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या नहीं है, अदर चीजें देखेगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या देखते हैं, कम्यूलो टेस्ट परफॉर्म हुआ है नहीं हुआ, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा उसका। फिर अब हमने एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, वंस उसने एक्सेप्ट कर लिया हमारा रिजोल्यूशन प्लान, देन हमारा सीआईआरपी प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर
जो हमारा आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। अब इससे आगे जो हमारे कंटिन्यू करता है वो हमारा करता है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, जिसका भी रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होगा वही रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आगे कंटिन्यू करेगा। अब एक चीज़ और आईबीसी कोड में स्पेसिफाई की गई है कि जैसे ही एजुकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल मिलता है उससे विद इन 1 ईयर जो हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को सारे नेसेसरी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। नेसेसरी अप्रूवल्स का मतलब क्या है, जैसे कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने प्लान बनाया कि हम जेट एयरवेज को एयर इंडिया के साथ मर्ज कर देंगे या फिर डी मर्जर वगैरह कर देंगे, तो उस केस में जो भी नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मर्ज का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि हमारे जो मर्जर और मर्जर डी मर्जर के जितने भी केसेस होते हैं उस केस में आपको जो अप्रूवल लगता है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का लगता है। जैसे कि अडानी ने अंबुजा को एक्वायर किया, अब अडानी जैसे अल्ट्राटेक को एक्वायर करने की बात करेगा तो उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यही बात करी गई है कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को अगर कोई भी नेसेसरी अप्रूवल लगते हैं तो विद इन 1 ईयर उसको ले लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा कंपनी को वो लिस्ट कराना चाहता है तो सेबी का अप्रूवल चाहिए तो विद इन 1 ईयर तुमको एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अप्रूवल ले लेना पड़ेगा। अब इसी सीक्वेंस में हमको बताया अगर कोई भी अप्रूवल जो कि रिलेट करता है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो फिर वो जो अप्रूवल है आपको वो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को कब लेना होगा, वो लेना पड़ेगा कि जब हमारी जो ये एप्लीकेशन है जो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गई है उससे पहले। मतलब अगर जो अप्रूवल है वो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है तो फिर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर वो संबंधित है तो फिर जो भी हमारा प्रपोजल, जो भी हमारा रिजोल्यूशन प्लान एजुकेटिंग अथॉरिटी से पहले जाने से पहले ही आपको उसका अप्रूवल ले लेना पड़ेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिजोल्यूशन प्लान है वो जैसे ये एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्रूव होने जाता है ना, उससे पहले आपको आपका जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में क्या होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जब मीटिंग बैठती है कि रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने के लिए उसकी वो फाइनेंशियल है या नहीं है, वो फीजेबल है या नहीं है, फीजेबल वाइबल है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या नहीं है, उस मीटिंग में आपका जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी अटेंड कर सकता है, बट जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उस मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। अब आपको ये वाला चीज समझ में आ गई ना, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल है तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल जो हमारी रिजोल्यूशन प्लान एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने से पहले आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन 32 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 32 हमारा बात करता है कि एक रिजोल्यूशन प्लान बना, उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अप्रूव करने के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी ने भी अप्रूव किया। वंस एजुकेटिंग अथॉरिटी हमारा अप्रूव कर देती है वो हमारा रिजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग होगा। मतलब बाइंडिंग का मतलब ये है जैसे ही एजुकेटिंग अथॉरिटी ने वो अप्रूव कर दिया तो फिर जो रिजोल्यूशन प्लान में जितनी भी चीजें लिख रही होंगी वो सारी कंपनी कॉर्पोरेट डेटर के शेयर होल्डर्स डेटर्स वगैरह सबको अप्लाई हो जाएगा वो जो रिजोल्यूशन प्लान है। अब क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी भी पार्टीज होती हैं जो रिजोल्यूशन प्लान से खुश नहीं होती, तो फिर वो जो ये रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया है उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकती हैं। अपील कैसे कर सकती हैं, जैसे जो रिजोल्यूशन प्लान किसने अप्रूव किया, एजुकेटिंग अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी, एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील करनी है तो आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको रिजोल्यूशन प्लान में कोई भी दिक्कत लगती है या फिर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपको जो भी अपील करनी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास करनी पड़ेगी। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपकी अपील फाइल होंगी। अब देखो अपील फाइल करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले रीजनेबल ग्राउंड ये हो सकता है कि जो एग्रीड पार्टी है उसको लगता है कि उसको लगता है कि सी कमीलो टेस्ट के जैसा ही है। मैंने इसकी भी जो आपके लिए वो है कोड वर्ड वो भी कमीलो ही रखा है। देखो क्या है, जो रीजनेबल केसेस हैं वो है जैसे कि हमारा आईआरपी की कॉस्ट जो जैसे कि प्रायोरिटी पे देनी थी वो आईआरपी की कॉस्ट ही नहीं दी गई, मतलब कि जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस हुआ है उसकी कॉस्ट नहीं हुई। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के जो पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं हो पा रहा। इस केस में जो एग्रीड पार्टी होगी वो ऑपरेशन क्रेडिटर होगी। फर्स्ट केस में जो हमारा आईआरपी होगी कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, जैसे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो, जैसे अदर स्पेसिफिक क्राइटेरियाज में भी हो सकता है। और फिर तुम्हारा कंट्रावेंज ऑफ एनी लो, कहने का मतलब ये है कि अपील एनसीएलएटी में कब फाइल हो सकती है, जब फाइल हो सकती है जब कोई भी एग्रीव्ड पार्टी इन ग्राउंड्स पे, जो ग्राउंड हमको स्पेसिफाई किए गए हैं कि आईआरपी कॉस्ट का पेमेंट नहीं किया गया, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट का पेमेंट नहीं किया, ऑपरेशन क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हुआ, मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ वो पावर अपनी यूज कर रहा है जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, कंट्रावेन हुआ है एनी लॉ का, इन केसेस में वो अपनी अपील फाइल कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास।
फिर अब हम बात करते हैं, देखो हमारा जो है बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे रेगुलेशन बना था, मैंने बताया था आपको कि जो आईबीसी कोड है उसमें हमारे रूल्स बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन बनाएगा बोर्ड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें दो रेगुलेशन बना रखे हैं, 40A 40B। 40A रेगुलेशन हमारी क्या बात करता है, जैसे ही हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट होती है, आप जानते हैं 3 दिनों के अंदर अंदर हमको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर हमको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट करनी पड़ती है। ऐसे हमारी बहुत सारी टाइम लिमिट होती है। अब जो हमारा बोर्ड है वो इस चीज पे नजर कैसे रख पाए, इसलिए उसने कहा जैसे ही आप 3 दिनों के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें तो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास CIRP 1 फाइल कर दें विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। ऐसे ही हमारे 40A में काफी सारे फॉर्म बताए गए हैं कि आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल करने पड़ेंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। जैसे दूसरा फॉर्म होता है हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर हमको कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करनी है, तो हमारा CIRP 2 आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अंडर द CIRP 2। अब देखो 40B का रेगुलेशन क्या कहता है, 40B का रेगुलेशन ये कहता है कि अगर आपने 3 दिनों के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करी तो उस केस में आपको CIRP 7 फाइल करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज ऑफ द डिफॉल्ट। जैसे कि आपको जैसे कि आपको 3 दिनों के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी, आप 3 दिनों के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर पाए तो अगले 3 दिनों के अंदर अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास CIRP 7 फाइल कर देना, जो आपका डिफॉल्ट है उसके बारे में। देखो एजुकेटिंग अथॉरिटी 3 दिनों के अंदर अंदर उस पर CIRP 7 फाइल हो जाएगा। अब एक एडिशनली पॉइंट बताया है, जब तक कि आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता चला जाएगा आपको हर 30 दिनों के अंदर अंदर CIRP 7 फाइल करना पड़ेगा। इसको अच्छे से आप समझिए कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 1 जनवरी को इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट थी, तीन तीन दिनों के बाद 4 दिनों के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी। हुआ क्या कि 4 दिनों के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी, 4 जनवरी तक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी तो 11 जनवरी तक आपको 40A की रेगुलेशन के अंदर CIRP 1 फाइल करना पड़ेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। और दूसरा केस क्या बनता है हमारा, हाँ तो 1 जनवरी को इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट थी, 4 जनवरी तक आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी, बट हुआ क्या, आपने या तो दो केस बनते हैं, आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी या नहीं करी। अगर कर दी तो आपको 40A की रेगुलेशन के अंदर अंदर 7 दिनों के अंदर अंदर आपको CIRP 1 फाइल करना पड़ेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो 4 जनवरी से हम लगाते हैं अपने 7 डेज। 7 डेज होते हैं हमारे 11 जनवरी को, 11 जनवरी तक आपको 40A की रेगुलेशन के तहत CIRP 1 फाइल कर देना पड़ेगा। अब दूसरा केस क्या बनता है, आपने 4 जनवरी को पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करी तो फिर आपको 7 जनवरी को विद इन पीरियड ऑफ 3 डेज ऑफ द डिफॉल्ट आपको 40B की रेगुलेशन के अंदर अंदर CIRP 7 फाइल करना पड़ेगा विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी। मतलब अगर आपने जो रिक्वायरमेंट थी उससे कंप्लाई कर लिया तो CIRP 1 फाइल करना विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। अगर नहीं कंप्लाई कर पाए तो CIRP 7 फाइल करना विद इन ए पीरियड ऑफ 3 डेज अंडर द रेगुलेशन ऑफ 40B। अब जैसे ही आपने डिफॉल्ट किया, अब जैसे ये डिफॉल्ट रिलेटेड आपका पब्लिक अनाउंसमेंट है, जब तक आप पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करोगे हर 30 दिनों में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CIRP 7। अब जैसे कि आपने CIRP 7 फाइल किया 7 जनवरी को, आपका पब्लिक अनाउंसमेंट का डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तो आपको 7 फरवरी को भी करना पड़ेगा वो, फिर 7 फरवरी से आगे 30 दिन कितने हुए, 7 मार्च को भी करना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता चला जाएगा आपको विद इन ए पीरियड 30 डेज ऑफ द डिफॉल्ट आपको CIRP 7 फाइल करते रहना पड़ेगा विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा बात करता है लिक्विडेशन की। देखो लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेशन के केसेस कब बनते हैं, कब अराइज होता है लिक्विडेशन के केसेस, देखो 4 केसेस में लिक्विडेशन अराइज होगा। सबसे पहले हमें कॉमन सेंस से समझते हैं कि रिजोल्यूशन प्लान हमारा आया, रिजोल्यूशन प्लान आया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको अप्रूव किया, फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है वो अप्रूव होने के लिए। सबसे पहले हमारा जो वो होता है RP रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, वो उसको वो करता है, एक्सेप्ट करता है, देन COC एक्सेप्ट करता है, देन हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है। अब जब लिक्विडेशन के केसेस कब बनते हैं, लिक्विडेशन का केस पहला केस जब बनेगा, देखिए जब हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी है जो वही रिजेक्ट कर दे प्लान को, वो रिजेक्ट कर दे ऑन द ग्राउंड्स डेट वो कम्युनिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है या फिर उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जब एजुकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर देता है तो वो कंपनी को लिक्विडेशन के प्रोसेस में भेज देता है, कंपनी को लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाता है। दूसरा केस क्या है कि ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थे, जो विद इन 180 डेज
सीआईआरपी के प्रोसेस के दौरान ही उनको लगा कि कंपनी को रिवाइव करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो इसलिए वो 66% ऑफ द एक सेकेंड। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था लिक्विडेशन का प्रोसेस। सॉरी, देखो लिक्विडेशन में मैं बता रहा था कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज में कब जाएगी। देखिए जब मैं आप बता रहा था आपको, सबसे पहले हमारा जो रिजोल्यूशन प्लान होता है वो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्सेप्ट करता है, उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव करेगा। देखो 3 स्टेज है, तीनों स्टेज पे ही अगर आपका जो वो है रिजोल्यूशन प्लान है वो रिजेक्ट हो जाता है, देन द कंपनी गोज इनटू द स्टेप्स ऑफ लिक्विडेशन, गोज इनटू लिक्विडेशन। अब देखिए पॉइंट क्या कहते हैं हमारे, सबसे पहला पॉइंट कहता है हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जो रिजेक्ट कर दिया हमारा रिजोल्यूशन प्लान, जैसे फाइनल जो एक्सेप्टेंस होता है हमारा वो होता है एजुकेटिंग अथॉरिटी का। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी हमारा प्लान को रिजेक्ट कर दे, देन जब वो रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर रही है तो फिर कंपनी लिक्विडेशन में ही जाएगी। वो रिजेक्शन किस ग्राउंड पे करती है, या तो क्युमुलेटिव टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता, या फिर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसका पॉसिबल नहीं है, या फिर दूसरा केस क्या आता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगता है ड्यूरिंग द सीआईआरपी प्रोसेस ही कि कंपनी को रिवाइव करने के कोई चांसेस नहीं है, तो इसलिए वो 60 मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट में मेजोरिटी पास करके अपनी लिक्विडेशन लिक्विडेशन की एप्लीकेशन है जो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी को फाइल कर देती है। मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को सीआईआरपी प्रोसेस के दौरान ही लगा कि कंपनी रिवाइव कर ही नहीं सकती, इसलिए वो अपनी मोर देन 66% लोगों का अप्रूवल लेके एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर देगी कि कंपनी को लिक्विडेशन के प्रोसेस में ले जाओ। तीसरा केस का हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्ट हो जाए। मतलब क्या है कि कि जब वो रिजोल्यूशन प्लान हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर दिया, अब जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है इससे आगे वो कंटिन्यू करता है। अब जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है वो सारी स्टेप्स लेगा जिससे कि हमारा जो रिजोल्यूशन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके, वो एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो नेसेसरी स्टेप्स ले ही नहीं रहा है जिससे कि जो हमारा रिजोल्यूशन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो रिजोल्यूशन प्लान उसने बनाया वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से उसको काम करना चाहिए, जिससे कि कंपनी रिवाइव हो सके। तो इस केस में भी हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो लिक्विडेशन के ऑर्डर पास कर देगी। चौथा केस कब होगा, जब सीआईआरपी का जो प्रोसेस है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, मतलब कि 330 डेज, 330 डेज में विद इन द 330 डेज सीआईआरपी का प्रोसेस खत्म ही ना हो पाए, ऐसे केस में भी हमारा जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी। मतलब कुल मिला के 4 केसेस हुए जब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर 66% ऑफ द वोटिंग राइट का अप्रूवल लेके उसके एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास चली गई, इम्प्लीमेंटेशन की में फॉल्ट हो गया, और फिर चौथा केस आता है कि सीआईआरपी का जो प्रोसेस है वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं हो पाया। अब देखिए जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो उसके काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट वही होता है जब लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर सबसे पहले जो हमारा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो करेगा पब्लिक अनाउंसमेंट कि हमारी कंपनी जो कॉर्पोरेट डेटर है वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा चुकी है। जब कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है तो सेक्शन नंबर 14 में जो मोरेटोरियम है वो फिर से अप्लाई होता है, मोरेटोरियम बिगिन हो जाएगा। मोरेटोरियम बिगिन होने का मतलब है कि कंपनी के टू एंड बाय केस फाइल नहीं हो सकते। अब देखिए जो सेक्शन 14 में जो मोरेटोरियम था उसमें कंपनी के द्वारा बाय कंपनी केस फाइल कर सकती थी, बट कंपनी के अगेंस्ट फाइल नहीं हो सकता था। मतलब जब हम सीआईआरपी का प्रोसेस बिगिन हुआ था जो उसमें मोरेटोरियम लगा था उसमें कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता, बट कंपनी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती थी। लेकिन जो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जो मोरेटोरियम लगे है उसमें ना तो कंपनी केस फाइल कर सकती है ना कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल कर सकता है। टू एंड बाय बोथ आर रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, वो भी कब कर सकती है, वो भी एक एक्सेप्शन में कवर होता है कि कॉर्पोरेट डेटर है जो अपना एप्लीकेशन फाइल करे एजुकेटिंग अथॉरिटी को और एजुकेटिंग अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर दे। मतलब अगर कॉर्पोरेट डेटर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर इफेक्ट में हमने बात करी थी ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। जैसे ही एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर ऑर्डर पास कर देगी कि कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है वो सब पे बाइंडिंग होता है। तो उस केस में जितना भी जो रिजोल्यूशन प्लान्स में जितनी भी टर्म्स वगैरह होती हैं वो सभी को एप्लीकेबल होते हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह सबको। कंसर्न अथॉरिटी जो जैसे कि हमारा कंसर्न अथॉरिटी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया
तो फिर जैसे ही वो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होता है तो लिक्विडेशन के ऑर्डर की कॉपी तो कंसर्न अथॉरिटी को भी सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे जेट एयरवेज एक कंपनी है, उसके केस में जो कंसर्न अथॉरिटी आती है वो आती है एमसी, और एमसीए ने अपनी सारी पावर्स कंपनी से रिलेटेड डेलीगेट कर रखी है आरओसी को। तो फिर जो जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाएगी तो फिर एक नोटिस आरओसी को भी फाइल करना पड़ेगा कॉर्पोरेट डेटर को। चौथा इफेक्ट क्या आता है, जो पार्टनर डायरेक्टर केएमपी जो पहले हमने सस्पेंड किए थे, जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो वो सीज हो जाएंगे, सीज टू होल्ड ऑफिस। मतलब पहले तो हमने टेम्परेरी उनको सस्पेंड किया था, लेकिन अब वो परमानेंटली अपने ऑफिस को वैकेंट कर देंगे, उनकी एक वैकेंसी हो जाएगी ऑफिस में। जब कंपनी ही बंद हो रही है तो फिर पार्टनर वगैरह का क्या ही करेंगे। जब ऑफिसर और एम्प्लॉयज की बात होती है, जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होते हैं। जैसे जेट एयरवेज में काम करने वाले जितने भी एयर होस्टेस वगैरह हैं या फिर कितने भी पायलट वगैरह हैं, उनका ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शन भी है इस केस का। एक्सेप्शन ये है कि अब जैसे हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जैसे अब केस ये होता है कि अब इधर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट तो आता ही नहीं है। जब लिक्विडेशन के प्रोसेस में कंपनी चली गई तो हमारा जो लिक्विडेटर होगा, जो लिक्विडेटर जो भी अपॉइंट हुआ हुआ है XYZ, वो लिक्विडेटर क्या करेगा, अगर लिक्विडेटर को लगता है कि बिजनेस कंटिन्यू करना जरूरी है, देन उस केस में जो एम्प्लॉइज वगैरह है उनको ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जेट एयरवेज थी, उसकी एक फ्लाइट मुंबई खड़ी हुई थी, और मुंबई खड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन जो उसका लिक्विडेशन हुआ था वो हो रहा था दिल्ली में। अब जो उसको लगा, जो हमारा लिक्विडेटर है, ऑफिशियल लिक्विडेटर है, उसको लगा कि अब जो मुंबई फ्लाइट खड़ी हुई है, अगर उस फ्लाइट को हम दिल्ली और एयरपोर्ट पर ले आए और उस फ्लाइट में हम अपने पैसेंजर्स वगैरह को भी कैरी कर लें, एक तरीके से उसका नॉर्मल बिजनेस हम कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मुंबई से फ्लाइट उड़ेगी, दिल्ली फ्लाइट आएगी, उसमें जो भी पैसेंजर्स वगैरह उनकी टिकट बुकिंग करेंगे, जिससे कि हमारा 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। देन उस केस में हमारा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसमें हमारा एडिशनल रेवेन्यू 20 लाख का जनरेट हो रहा है, जो कि हमारे जो वो है क्रेडिटर्स हैं उनकी क्लेम्स को सेटिस्फाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर ऐसे केस में वो बिजनेस कंटिन्यू करता है, देन द ऑफिसर और एम्प्लॉइज का हमारा ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अगर बिजनेस को कंटिन्यू करता है, देन उस केस में हमारा ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं होगा। आपको फैक्ट समझ में आएगा। सबसे पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा, मॉरिटोरियम अप्लाई हो जाएगा, कंपनी के टू अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी। और फिर ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी बाइंडिंग टू ऑल होगा, सब पे बाइंडिंग होगा, और कंसर्न अथॉरिटी को आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डेटर है जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है, वो हमारे कंसर्न अथॉरिटी, जैसे कि कंपनी के केस में हमारा एमसीए के अंडर आरओसी आते हैं तो आरओसी को नोटिस फाइल करना पड़ेगा। पार्टनर डायरेक्टर एम्प्लॉइज, पार्टनर डायरेक्टर जो पहले सस्पेंड हो चुके हैं अब उनका परमानेंटली सीज हो जाएंगे, सीज टू होल्ड ऑफिस वैकेंसी हो जाएगी उनके ऑफिसर एम्प्लॉइज का, ऑटोमेटिकली हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन है इसमें, अगर तुम्हारा ऑफिशियल लिक्विडेटर बिजनेस कंटिन्यू करता है तुम्हारा, देन उस केस में तुम्हारा ऑटोमेटिक डिस्चार्ज ऑफ द एम्प्लॉइज नहीं होगा। फिर अब हम बात करते हैं, देखो सीआईआरपी, जैसे सीआईआरपी एंड हुआ उस दिन को और एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कि कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाएगी। जिस दिन भी एजुकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करती है उस डेट को हम बोलते हैं एलसीडी डेट, बोले तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ओके, फिर हम बात करते हैं लिक्विडेशन की। देखो, जो अब लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हो जाती है तो उससे आगे जो हमारा पर्सन कंटिन्यू करता है वो करता है लिक्विडेशन प्रोफेशनल होता है। जो लिक्विडेशन प्रोफेशनल बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर कंटिन्यू करेगा। सब सीआईआरपी प्रोसेस में हमने देखा, सबसे पहले आया हमारा आईआरपी। सबसे पहले देखो हमने बात करी प्रपोज्ड आईआरपी, जो कि हमारा आईआरपी बनता है। फिर जो आईआरपी होता है फिर हमारा वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनता है। अब जो ये हमारा होता है सीआईपी प्रोसेस में। अब जब हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस चलता है तो अब हमारी एलसीडी जो डेट होती है उस डेट को हमारा जो प्रोफेशनल अपॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो लिक्विडेशन करता है कंपनी का। अब देखो, जो लिक्विडेटर होता है वो आरपी ही लिक्विडेटर बन सकता है इन द नॉर्मल सिनेरियो, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जो हमारा आरपी है वो हमारा लिक्विडेटर कब नहीं बन सकता, जब हमारा बोर्ड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ही डिनाई कर दे कि भैया जो मिस्टर राम थे, जो हमारे वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल थे, अब वो एज अ लिक्विडेटर कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर जो मिस्टर राम है वो अपना रिटर्न कंसेंट नहीं दे टू एक्ट एज अ लिक्विडेटर। तीसरा केस क्या हो सकता है, जो रिजोल्यूशन प्लान है, जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या था,
जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वही लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 3 केसेस में जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो सकता। सबसे पहले हमारा जो बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वही मना कर दे। दूसरा क्या होता है, रिटर्न कंसेंट, मतलब जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो अपना रिटर्न कंसेंट दे दे, रिटर्न कंसेंट देने से मना कर दे कि वो एक्ट करेगा एज अ लिक्विडेटर। तीसरा केस क्या होता है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। रिजोल्यूशन प्लान नॉट अप्रूव बिकॉज ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कहने का, कि जो रिजोल्यूशन प्लान था जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसके पीछे जो लॉजिक था वो इसलिए डिनाई कर दिया क्योंकि कम्युलो टेस्ट वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और हम जानते हैं जो कम्युलो टेस्ट क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी होती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। अगर वो कम्युलो टेस्ट की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई करता है, इसका मतलब ये है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपना काम सही से नहीं किया। इसलिए अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना काम एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाया तो फिर उसको लिक्विडेटर अपॉइंट करना ही बेकार है। इसलिए 3 केसेस होते हैं जब हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो सकता। 3 केसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले बोर्ड ही मना कर दे। दूसरा ये है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो अपना रिटर्न कंसेंट देने से मना करे। तीसरा केस ये है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसी की इनएफिशिएंसी रही थी कहीं ना कहीं पे। इसलिए जो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी था उसने जो रिजोल्यूशन प्लान था वो एक्सेप्ट नहीं किया। कुल मिलाकर जो हमारे 3 केसेस होते हैं जिसमें हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब हम लिक्विडेशन की बात करते हैं। जब लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विडेशन के प्रोसेस में लिक्विडेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी असेट्स को कोलेक्ट करे, मतलब इकट्ठी करे सारी असेट्स को, उनका एक पूल बनाए जिस पूल को हम बोलते हैं लिक्विडेशन एस्टेट असेट, LEA बोलते हैं हम उसको, लिक्विडेशन एस्टेट असेट्स। ये कॉर्पोरेटर की सारी असेट्स का एक पूल बनाएगा। कॉर्पोरेटर की जितनी भी सारी लाइबिलिटीज होंगी उन लाइबिलिटीज को इकट्ठी करेगा। देखो कुछ लाइबिलिटीज तो हमारे CIRP के प्रोसेस के दौरान जो क्लेम एडमिट करे गए थे वो क्लेम तो उसके पास होंगे ही लिक्विडेटर के पास, प्लस में वो एडिशनल क्लेम्स ही मंगवाया क्योंकि काफी सारे क्लेम्स रह भी गए होंगे एडमिट करने से, जिससे कि वो सारे क्लेम्स इंसॉल्वेंसी के दौरान जो लिक्विडेशन के दौरान है वो कंसिडर किए जा सकें। इसलिए जो हमारा लिक्विडेटर है वो क्लेम्स एडिशनल क्लेम्स ही इन्वाइट करेगा, जिसमें उनका प्रूफ मांगेगा, उन क्लेम्स को कोलेक्ट करेगा और उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा। देन अब जो हमारा लिक्विडेटर है उसके पास असेट्स की क्लेम से जितनी असेट्स अवेलेबल है उनका पूल भी बन गया और लाइबिलिटीज है उनका क्लेम्स भी आ गया। देन अब वो अपना लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। अब देखो क्या हुआ, जो लिक्विडेशन स्टेट पूल है उसमें से उसने अपनी असेट बेच के अपनी लाइबिलिटीज का सेट ऑफ कर दिया। यही प्रोसेस हम बोलते हैं लिक्विडेशन। अब देखो जो लाइबिलिटी सेट ऑफ करेगा वो एक सीक्वेंस में सेट ऑफ करेगा। इस सीक्वेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज ये है कि सबसे पहले जो भी हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा इस सीक्वेंस में सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो होगा जो हमारे प्रोफेशनल से अपॉइंट हुए थे। जैसे कि हमारा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, जैसे अब लिक्विडेटर है, इनकी जो भी सैलरी वगैरह इनकी जो भी कॉस्ट वगैरह होगी सबसे पहले पेमेंट इनका होगा। जैसे कि हमारा CIRP की प्रोसेस के दौरान जो भी CIRP की कॉस्ट थी उसका पेमेंट होगा फर्स्टली। देन लिक्विडेशन की जो कॉस्ट है, लिक्विडेशन की कॉस्ट उसका पेमेंट होगा। CIRP की कॉस्ट कौन सी होगी, जो पेमेंट करेंगे हम RP को या फिर IRP को, जो भी पेमेंट होगा। लिक्विडेशन की कॉस्ट क्या होती है, देखो लिक्विडेशन की जो कॉस्ट होती है वो यूजुअली एज अ परसेंटेज होती है ऑफ द असेट्स सोल्ड। मतलब कि जैसे कि 100 करोड़ रुपए की उसने जेट एयरवेज की असेट्स सोल्ड करी इन द ऑक्शन में, उसने 100 करोड़ की सेल करी तो कुछ परसेंटेज जो होगी वो हमारी लिक्विडेटर को जाती है और वही उसकी एक कॉस्ट होती है लिक्विडेशन की कॉस्ट। कहने का मतलब ये है जब भी हमारा लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें जब भी लाइबिलिटीज का सेट ऑफ का सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहले जो लाइबिलिटी सेट ऑफ होंगी उसमें हमारी जो भी लिक्विडेशन की कॉस्ट होगी वो सबसे पहले सेट ऑफ होगी। CIRP की कॉस्ट प्लस में लिक्विडेशन की कॉस्ट होगी, उसका पेमेंट सबसे पहले होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। कल अपना कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।